सो नाउ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, COC। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? जैसे कोई सर्कल है आपका, ठीक है, किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, तो मान लो वो पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी पर टेंजेंट को, तो ए और बी को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं हम, यदि पॉइंट टेंजेंट पे होता है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वैसे ही आपको इस पॉइंट, ये पॉइंट बाहर है, वहां से बाहर होगा तभी होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ए बी की इक्वेशन T इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल हो गया, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, इसको मैं ज्वाइन करूँ तो ये एंगल जो होगा ये बराबर होगा दोनों। ठीक है, यही बता चुके हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। 2 थीटा कैसे निकालते हैं बता दिया। टेन थीटा हमें पता है, ये मान लो इसकी रेडियस r है और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने देखा था √S1, इसको हमने बोल दिया L। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा r/L, तो टेन टू थीटा पता चल जाएगा। टेन टू थीटा कैसे, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा पता है r/L। ठीक है, अब इसके बाद बहुत कुछ निकाल सकते हैं हम, ये मिड पॉइंट होगा तो एम निकाल सकते हैं कैसे, L साइन थीटा ये हो जाएगा, टेन थीटा पता है, साइन थीटा पता है, तो AB की इक्वेशन हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एम। तो एम आ जाएगा आपका RL अपॉन में √r² प्लस L², तो इसका 2 टाइम्स AB हो गया, मतलब कॉर्ड की लेंथ AB हो गई 2LR अपॉन में स्मॉल l है, यहाँ पे हमने स्मॉल l लिया है। चलो एक काम करो, कैपिटल L ही ले लो। ठीक है, ओके, और इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म, एरिया ऑफ ट्रेंगल PAB, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट P से बनने वाला जो ट्रेंगल है उसका एरिया हो जाएगा RL³ अपॉन में √r² प्लस L²। कैसे निकाल सकते हो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये पता चल गया, ये आप निकाल सकते हो क्योंकि OP आपको पता है इसका सेंटर है, या फिर थीटा के टर्म में L cos थीटा ये हो जाएगा, इतना पार्ट PM, वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, और क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ, इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रेंगल PAB को जो सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल है वो आपका O से पास करेगा, क्योंकि PO जो है 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एक कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे यदि 90 डिग्री बना रहा है तो वो जो है एक AB को, इस पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट को आप इसको मान लो AB बोल दिया, ये पॉइंट P है, तो AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो P से पास होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे डायमीटर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो जो PAB ट्रेंगल का सर्कम सर्कल होगा इसके सेंटर से पास करेगा, तो इसका सेंटर मान लो H, K है, तो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी पैरामेट्रिक डायमेट्रिक P और O इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड हो गए, तो उससे आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो दिस। आगे बात समझ में, तो ये सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रेंगल PAB। ठीक है, हाँ, एक अभी बता दिया कि पॉइंट P से जो आपने टेंजेंट P और PB जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इनकी जॉइंट इक्वेशन हम लिख सकते हैं T² इज इक्वल टू SS1 से। T कैसे लिखते हैं आपको बता दिया है, S मतलब गिवन सर्कल ये वाला, और S1 मतलब ये पॉइंट, इसमें रख दो आप। तो इस सर्कल के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन T² इज इक्वल टू SS1। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट। ओके, तो आपको जैसे कोई कॉर्ड, एक कॉर्ड पे मिडल पॉइंट गिवन है, M गिवन है, मान लो उसको हमने बोल दिया x0, y0, और ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन हो जाएगी T इज इक्वल टू S1। कॉर्ड की इक्वेशन हुज मिड पॉइंट इज गिवन, तो T इज इक्वल टू S1। T कैसे लिखेंगे, x0, y0 के लिए ये सर्कल की इक्वेशन में टेंजेंट की इक्वेशन जैसे लिखते हैं वैसे, और S1 मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन में उठा के रख दो, तो T इज इक्वल टू S1 इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपसे बोला जाए कि ये मिड पॉइंट से एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब एक कॉर्ड की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है और सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली, मान लो ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ की, तो ये डिस्टेंस ये हो गई, मतलब थोड़ा मैंने इसको झुकाया कॉर्ड को, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये हो गई। ठीक है, और इधर ऐसे झुका दिया तो ये इक्वेशन हो गई। तो आपको इस पॉइंट M से पास होने वाली कॉर्ड वो मिलेगी जिसकी डिस्टेंस सेंटर से मैक्सिमम है, तो उसके लिए ये M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा उसका, मतलब सेंटर से ज्वाइन करूं
तो ये पॉइंट सेंटर मान लो सी है, तो CM जो है परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के, तभी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस में मिलेगी। मतलब CM जो है मैक्सिमम है। मतलब इस केस में जैसे मैं बोलूँ, मैं जो बता रहा था कि मिड पॉइंट आप सॉरी मिड पॉइंट नहीं, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कॉर्ड पास हो रही है, तो आपको ये बताना है वो कॉर्ड बताओ जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो मैंने जैसे ये कॉर्ड ली तो उसकी डिस्टेंस ये है, ये लिया ये है, इसकी डिस्टेंस ये है, तो मैं एक ऐसी कॉर्ड ले लूँ उसका मिड पॉइंट M है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो उस केस में ये डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम होगी, तो ये मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? मतलब M आपका मिड पॉइंट होगा। तो आपसे बोला जाए कि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ, तो वो यदि पॉइंट दे रखा है आपको, तो वो पॉइंट कॉर्ड का मिडिल पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉर्ड मैंने बोली है, जैसे यहाँ से ये कॉर्ड ले लूँ, तो ये जो डिस्टेंस है और इसके कंपेयर में ये जो है कम होगी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट M इनसाइड द सर्कल इज वन कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज M। ठीक है। यदि शॉर्टेस्ट कॉर्ड भी बोला जाए आपसे, मतलब ये डिस्टेंस मैक्सिमम बोले, तो भी वही कॉर्ड होगी जिसका M पॉइंट, उस कॉर्ड का M जो पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट हो जाएगा। या आपसे बोला शॉर्टेस्ट कॉर्ड बोला है, तो ये भी वही वाला केस होगा कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो M उसका मिड पॉइंट हो जाए, मतलब उसको बाइसेक्ट करे M पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नाउ डायरेक्टर सर्कल बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो एक सर्कल लिया, उसकी रेडियस R है, तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? वो होता है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। मान लो किसी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किए, तो उनका जो लोकस है वो डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो सर्कल के केस में तो सर्कल आता ही है, बट आप आगे कोनिक पढ़ोगे तो जरूरी है कि डायरेक्टर सर्कल सर्कल हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यदि ये 90 डिग्री है, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये 45 डिग्री, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, मतलब इस डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होगी वो √2 टाइम्स ऑफ जो सर्कल है उसकी रेडियस। ध्यान रखना, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या होती है? √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सर्कल। ठीक है। बस जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस इसकी क्या हो जाएगी? √2 टाइम्स, तो √2 r का होल स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोल एंड पोलर क्या होता है? मतलब डायरेक्टली सिलेबस में ना होके भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं कोई पॉइंट ए ले लूं, ठीक है, और ये सर्कल है, आपने ए से एक लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मान लो वो बोल दिया P और Q, या कुछ बोल दिया मैंने R और S बोल दो, ठीक है। तो R और S पर मैंने टेंजेंस ड्रॉ करे, ठीक है, तो वो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P पर, तो P का जो लोकस होगा वो आपका पोलर कहलाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। ए पॉइंट से आपने आर और एस एक लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और आर और एस पे आपने टेंजेंस ड्रॉ किए, तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसका जो पॉइंट पी का लोकस है वो आपका क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। ठीक है। P is the locus of P is the polar with respect to point A. Okay. And एक है, अच्छा पोलर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो क्या होगी अभी बात करेंगे हम। ठीक है। और ए क्या कहलाएगा? पोल विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन सेगमेंट, या विथ रिस्पेक्ट टू पोलर। ठीक है। समझ में आ गया? तो P पॉइंट का लोकस जो होगा वो पोलर कहलाएगा ए के रिस्पेक्ट में, और ए जो है आपका पोल है इस सर्कल के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अब आपको पोलर की इक्वेशन लिखनी है ए के रिस्पेक्ट में, मान लो ए पॉइंट है x1, y1, और इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। तो पोलर की इक्वेशन लिखनी है, तो t इज इक्वल टू 0 के लिए, t इज इक्वल टू 0,
जैसे t इज इक्वल टू 0 लिखते हैं ना इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट के लिए, वैसे ही t इज इक्वल टू 0 आपकी पोलर की इक्वेशन हो गई, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो p मान लो कोई स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आ गई। तो t इज इक्वल टू 0 आपको ध्यान हो तो वो तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी लिखते हैं ऐसे ही, अभी बताया मैंने। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी t इज इक्वल टू 0 होती है, और पोलर की इक्वेशन भी ये आ गई। तो पॉइंट यदि बाहर हुआ तो कॉर्ड ऑफ पॉइंट यदि सर्कल के बाहर हुआ तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करेगी, और पॉइंट यदि सर्कल पे आ गया तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट ही हो जाएगी, और पॉइंट यदि अंदर आ गया तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट पोलर पॉइंट बाहर है तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वही आपका पोलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पॉइंट यदि यहाँ पर है तो टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सीओसी और पोलर सब कुछ सेम हो गया, ठीक है। और पॉइंट अंदर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी बट पोलर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक? हाँ, अब एक अगला है, जैसे पोलर की बात कर ली हमने, पोल ऑफ अ गिवन लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है। यदि हमें पोल निकालना है, पोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पोल निकालना है तो आप क्या करो, पोल क्या होगा, ये पॉइंट ए, मतलब आपको पॉइंट ए निकालना है तो आप तो क्या करो, यदि पोल निकालना है तो आप क्या करो कि इसके लिए जो मतलब पोलर की इक्वेशन दे रखी होगी तभी तो पोल पूछ रहा है। तो पोलर की इक्वेशन मान लो कुछ दे रखी है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पोलर को आप अज्यूम कर लो यहाँ पर, सॉरी पोल को अज्यूम कर लो, एच कॉमा के मान लो ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए जो पोलर की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पोलर की इक्वेशन वो इसका लोकस पॉइंट ऑफ, यहाँ पर जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो आपका पोलर होगा, ठीक है। वैसे ऐसे आनी चाहिए लाइन क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन होती है वो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू 0। तो ये भी वही इक्वेशन, ये भी वही इक्वेशन है, तो कंपेयर करो आप सीधा, कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट क्या है। अरे समझ में आ गया क्या बोला मैंने, पोलर दे रखा है आपको, पोल निकालना है तो आप पोल ले लो h कॉमा के। तो पोलर की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, t इज इक्वल टू 0। अब ये जो ये यहाँ से जो निकाला आपने पोलर की इक्वेशन, तो दोनों सेम होनी चाहिए क्योंकि ये पोलर बोला है ना। अब दोनों को कंपेयर करो तो आपका h और k आ गया, मतलब पोल आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने सर्कल में सॉरी स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखी थी, वैसे ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ओके। ओके, फैमिली ऑफ सर्कल, सबसे पहले तो कुछ केसेस है आपके फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे सबसे पहला केस तो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, s1 इज इक्वल टू 0 और s2 इज इक्वल टू 0। मतलब दो सर्कल दे रखा है आपको, वो इंटरसेक्टिंग सर्कल से ये गिवन है, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a और b है। तो ये पॉइंट, इन दो पॉइंट से पास होने वाले तो हम जानते हैं इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं। तो इन सर्कल्स की इक्वेशन बतानी है जो a और b से पास हो रहा है, तो वो हो जाएगा s1 प्लस लेमडा s2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हो गया, जैसे a पॉइंट में देखो, अच्छा यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर, इसको सर्कल की इक्वेशन रखो, s1 की s2 की इक्वेशन रखो, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट दोनों बराबर होगा। अच्छा और ध्यान रखना लेमडा नॉट इक्वल टू -1। लेमडा यदि -1 हो गया तो वो कॉमन कॉर्ड आ जाता है, क्योंकि लेमडा -1 रखोगे तो ये जो इक्वेशन है एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन आ गई। एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, ए और बी से पास होने वाली। ए और बी से पास होने वाली लाइन क्यों होगी वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो लेमडा -1 के अलावा आप देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या होगा, x1 प्लस लेमडा, और कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो पॉइंट ए s1 को भी सेटिस्फाई करेगा, s2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 0 प्लस लेमडा 0 हमेशा क्या होगा 0। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक सर्कल की इक्वेशन है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में किया था वैसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन और ए और बी से पास हो रही, तो वो सारे सर्कल आ गए जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो गए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं इसमें, आपसे बोल दिया कि दोनों सर्कल है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक थर्ड सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। और लेमडा निकालने के लिए एक और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, उसने बोल दिया कि कोई थर्ड पॉइंट है उससे पास हो, कोई पॉइंट है इससे भी पास हो रहा है वो, तो लेमडा निकल आएगा सेटिस्फाई करवा के। बात समझ में आ गई। और क्या हो सकता है,
अच्छा, अब S1 माइनस S2 आपका कॉमन कॉर्ड कैसे हो जाएगा, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको A और B तो सेटिस्फाई कर रहे हो और स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाले एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो कॉमन कॉर्ड ही हो गया आपकी। समझ में आ गया? अब एक सर्कल दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। मतलब एस तो इसकी इक्वेशन होगी और लाइन की इक्वेशन एल दे रखी है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस। तीसरा केस, आपको मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं, इनसे पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो दोनों पॉइंट ये है, तो सबसे पहले तो आपने एक सर्कल ले लिया। कैसे? दोनों डायमेट्रिक एंड मान के सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। कैसे? x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम आएगा और एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो सर्कल की इक्वेशन है। और ए मान लो, और ये दो ए और बी पॉइंट है, ए इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब सर्कल पे भी आ रहा है और लाइन पे भी आ रहा है, मतलब जैसे ऊपर किया है वैसे ही ए इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। तो लेमडा की सारी वैल्यू के लिए ये आएगा। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, जैसे स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो सर्कल है लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए S2 नहीं आएगा। तो आपने लेमडा के लिए कुछ सॉल्व किया और कुछ नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन आ गया, ऐसा 0 इज इक्वल टू 2 नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कल 2 बोलना चाह रहा है। जैसे स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन किया था वैसे यही है, ध्यान रखना इसमें। मतलब ऐसा कुछ अजीबोगरीब रिलेशन आ जाए तो ये घबरा मत जाना, वो आपसे S2 ही पूछ रहा है। S1 तो आ जाएगा, जैसे लेमडा हमने सॉल्व किया, लेमडा 0 आ गया, मतलब वो सर्कल 1 आ गया। ठीक है, तो हमने कितने देख लिए? 3 तरीके से देख लिए। और एक चौथा तरीका कौन सा, कि आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस दिस स्ट्रेट लाइन L एट द पॉइंट x1, y1। तो इस लाइन को टच करेंगे, इस पॉइंट पे कितने सर्कल होंगे? ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल होंगे, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो इन सब सर्कल्स की इक्वेशन यदि आपको निकालना है तो आप क्या करो, इस सर्कल के लिए, इस पॉइंट के लिए पॉइंट सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन ले लो। तो वो सारे सर्कल आ गए जो इस लाइन को x1, y1 पे टच कर रहे हैं। अब कोई पर्टिकुलर निकालना है तो बोलेगा कि कुछ a, b से पास करा, तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब आपका लेमडा आ गया। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सर्कल हो जाएगा। यहां तक क्लियर? नाउ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अलग अलग नाम है इन सबके, उसको देखते हैं। अब इसमें मैं आपको पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो भी बता दूंगा, दोनों केस बता दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम पोजीशन की बात कर लेते हैं कि सर्कल्स में क्या क्या हो सकता है। कि तो ऐसा केस हो सकता है कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कभी नहीं करें। तो ये कब होता है? जब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दोनों का रेडियस का जो सम है उससे ज्यादा होगी। मतलब ये जो सेंटर मान लो C1 C2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम से ज्यादा है, तो ये वाला केस हो जाएगा, दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। और अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग में 2 केस हो सकते हैं कि एक सर्कल दूसरे के कंप्लीटली इनसाइड हो जाए, वो वाला केस नहीं। मतलब दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है और एक दूसरे के अंदर कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। और क्या हो सकता है? दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, तो ये वाला केस कब होगा? जब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होगी। मतलब ये R1 प्लस R2 हो जाए, यही सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2। ओके, और क्या हो सकता है कि दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग हो। तो दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग कब होगी? जब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से तो कम है, बट R1 माइनस R2 से सॉरी ये वाला केस है ना। और क्या हो सकता है कि दोनों सर्कल इंटरनली टच करे, तो ये कब होगा? जब C1 C2 मॉड R1 माइनस R2, मतलब किसी की रेडियस हमें पता नहीं, ज्यादा कम है, तो रेडियस का जो डिफरेंस है सेंटर के जो बीच के डिस्टेंस का बराबर हो।
अब एक सर्कल दूसरे के कंप्लीटली इनसाइड कब आएगा, जब C1 C2 लेस देन मॉड R1 माइनस R2 के बराबर। तो सर्कल की पोजीशन इस हिसाब से, दोनों बाहर आ रहे हैं ये होगा, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ये होगा, इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना C1 C2 R1 प्लस R2 से कम हो और साथ ही साथ इससे ज्यादा हो, क्योंकि आप ये करते हो तो उसमें ये वाला केस भी आ गया। तो ध्यान रखना इसमें ये भी लेना, मतलब जब C1 C2 यदि मॉड R1 माइनस R2 के बराबर है तो इंटरनली टच करेगा, तो इस केस के मतलब इस सर्कल को आपको इधर धकेलना है और ध्यान रखना है कि ज्यादा भी धकेलना नहीं है, थोड़ा लिमिटेड धकेलना है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इससे कम हो और इससे ज्यादा हो। और R1 माइनस R2 के बराबर है तो वो इंटरनली टच करेगा, और ऐसा केस है तो वो एक सर्कल दूसरे के अंदर कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 केस है। अब इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होंगे, अब देखो, जैसे ये दो मतलब दोनों पे टेंजेंट है और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया। और कैसे हो सकते हैं कि इस टाइप के टेंजेंट हो जाए, इस टाइप के टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो आपके टेंजेंट है ये और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या फिर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये जो है वो है आपके DCT, दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आगे बात समझ में, जो ब्लैक से बनाया है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और जो ब्लू से बनाया टेंजेंट वो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब पहचान कैसे होगी, आप बहुत ही आसान है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए दोनों का जो सेंटर है वो सेम साइड आएगा, अब ये ले लो या ये ले लो। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए दोनों के लिए सेंटर अपोजिट साइड पे आएगा। मान लो आपको बोला है कि ये वाला केस दे रखा है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, आपको एक टेंजेंट दे रखा है, तो आपको पहचानना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो हम जानते हैं कि लाइन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट की पोजीशन, तो अब मान लो कोई भी टेंजेंट हो गया वो, ठीक है, उसमें आपने पॉइंट ये सेंटर रख दिया और सेंटर 2 रख दिया, तो लाइन के अंदर C1 रख दिया, लाइन के अंदर C2 रख दिया, दोनों का प्रोडक्ट किया, दोनों यदि पॉजिटिव आ गए इसका मतलब प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव आता तो लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट सेम साइड हो गए, और यदि प्रोडक्ट निगेटिव आ गया तो लाइन के रिस्पेक्ट में जो C1 C2 लिया है वो अपोजिट साइड आ गए। तो सेम लाइन के अंदर आपने C1 C2 रखा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया मतलब DCT हो गया, क्योंकि C1 C2 सेम साइड आ गए, और अपोजिट साइन के आगे मतलब वो जो आपको टेंजेंट दे रखा है वो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया। समझ में आ गई बात। तो इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, DCT और ICT, मतलब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 2, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी 2, ठीक है। अच्छा, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये एक सेंटर्स को मैं ज्वाइन करूं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बोल दिया मैंने P, और मतलब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ बोल दिया मैंने Q। तो ध्यान रखना कि C1 C2 को पॉइंट P जो है R1, मतलब इसकी रेडियस मैंने ले ली R1, इसकी रेडियस ले ली R2, तो पॉइंट P जो है C1 C2 को R1:R2 में इंटरनली डिवाइड करेगा, और जो पॉइंट Q है उस सेम रेशो में R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों की रेडियस तो पता होगी, सेंटर पता होगी, तो C1 और C2 में R1:R2 में आप एक्सटर्नल डिवीजन लगा दो तो पॉइंट Q आ जाएगा, और इंटरनल डिवीजन लगा दोगे तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में अच्छा एक और कहानी, DCT की लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब यहां से लेके यहां तक की यदि आपको लेंथ निकालना है तो वो हो जाएगा C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना है, यदि एग्जिस्ट कर रही है तो, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, हम आगे देखेंगे। DCT ICT हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी दो सर्कल केस में, यहाँ तो कर रहा है बट आगे हम देखेंगे तो कहीं कहीं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा ही नहीं, और कहीं कहीं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी नहीं आएगा। यदि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी लेंथ वो ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। अब इस केस में आप मुझे बताओ ये आपका इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये दो हो गए, इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी, ये तो सभी के लिए है, यदि IC मतलब P और Q पॉइंट यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमेशा लग जाएगा। इसमें ये आपका पॉइंट हो गया, या तो एक ही इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और दो,
तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस केस में कितने हैं? 2। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने हैं? 1। ये डीसीटी लिख रहा हूँ और ये आईसीटी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ जैसे देखो आप, C1 C2 किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2 के बराबर। तो यहाँ में C1 C2 R, ये तो ये कितना हो जाएगा? 0। मतलब आईसीटी की लेंथ कितनी हो गई? 0। डीसीटी की लेंथ आएगी, यहाँ से आएगी ना, पॉजिटिव ही आएगा ये। इस केस में दोनों टेंजेंट क्या होंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कोई नहीं मिलेगा, तो ये 0 और ये 2। इस केस में ये जो आ रहा है आपका, ये एक ही टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। और इस केस में ना ही डीसीटी मिलेगा, ना ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलेगा, ना ही इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलेगा। बात समझ में आ गई? और ठीक है, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट हो गया, ओके। और कुछ बचा क्या इसमें? बस। तो ये आप कहीं कहीं ये प्रॉब्लम्स आते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ। तो इस केस में 2 0, इस केस में 2 1, इस केस में 2 2, दोनों डीसीटी और आईसीटी 2 2 है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें पोजीशन ऑफ सर्कल्स भी आ गया, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो भी बता दिया, ठीक है। दोनों चीजें इसी में कवर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे हम। ओके, नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट, 2 सर्कल है S1 और S2 आपके, मान लो, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B आ गया, तो किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप दोनों के लिए टेंजेंट ड्रॉ करो। मतलब इस S2 के लिए मैंने A पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आया, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ किया A पर तो ये आया, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वही सर्कल्स के बीच का एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब ये एंगल थीटा है। तो जिस पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, दो और ए पर दोनों पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उनके बीच का जो एंगल है वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स है। बी पॉइंट पे भी वही बनेगा, टेंशन मत लो, यहाँ भी थीटा ही बनेगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान रखना कि कुछ बच्चे गलतियां करते हैं कि ये C1 और C2 होगा, मतलब ये जो है टेंजेंट है वो इनके सेंटर से पास होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कब होगा? जब आपका सर्कल दोनों ऑर्थोगोनली कट करे, ठीक है। तो यदि ऑर्थोगोनल सर्कल्स है, मतलब दोनों को दोनों, ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब 2 कर्व, ये आप आगे भी पढ़ोगे, 2 कर्व ऑर्थोगोनल का मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, सभी जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सभी पर टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सभी पॉइंट ऑफ, ये आगे आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो इतना समझो कि पॉइंट ऑफ सर्कल के केस में यहाँ आप एंगल निकालो या यहाँ एंगल निकालो, टेंजेंट के बीच का एक ही एंगल आएगा। मतलब यहाँ जो बन रहा है वही एक ही एंगल आने का मतलब यहाँ जो बन रहा है वो यहाँ नीचे भी बनेगा, इस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो यदि ऑर्थोगोनल सर्कल है, ऑर्थोगोनल सर्कल है तो क्या होगा? यदि ये 90 डिग्री है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। वो सेंटर से क्यों पास करेगा टेंजेंट, वो बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल है तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये और ये, इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेंजेंट है किस सर्कल के लिए है? इस सर्कल के लिए। और ये जो टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये टेंजेंट है, तो उसी के परपेंडिकुलर ये हुआ, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने टेंजेंट के परपेंडिकुलर डाला, तो वो क्या हो गया? सर्कल के लिए नॉर्मल, और नॉर्मल जो है सेंटर से पास करता है, तो ये हो गया आपका C2। तो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ये C1 C2 डिस्टेंस हमें पता है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ओके। तो यहाँ से cos थीटा आप लिख सकते हो, थीटा कितना है? π/2। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस दिस, अरे कोसाइन रूल पता है ना, तो वहां से ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन आ गई। मतलब इक्वेशन है दोनों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की कंडीशन आ जाएगी 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ध्यान रखना कांस्टेंट जो है एक ही साइड, c1 उधर लिखा हो तो उसको पहले लेफ्ट साइड लेके आना, इस फॉर्मेट में लिखना, तब ये होगा, ठीक है। तो 2 सर्कल यदि ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन हमेशा
ट्रू होगी। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, तो दो सर्कल यदि ऑर्थोगोनल है तो ध्यान रखना ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं हम रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। नाउ रेडिकल एक्सिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं इससे, तो फंडा पहले समझ लेना। तो जैसे दो सर्कल है, दो सर्कल S1 है और S2 है। रेडिकल सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच पावर टू पावर जानते हो ना, पावर अभी हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लूं मैं h, के, तो इसके रिस्पेक्ट में, या x, y ले लूं मैं, तो इसके रिस्पेक्ट में दोनों पे पावर सेम हो, इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए पावर सेम हो। तो एक काम करो, सर्कल C1 और C2 ले लो, तो पावर क्या होती है S1 और इधर के लिए पावर S2, तो S1 इज इक्वल टू S2 आ गया, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। यह आपकी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई, S1 माइनस S2। और वो क्या आएगा, S1 माइनस S2 एक लीनियर इक्वेशन होगी, तो वो जो रेडिकल एक्सिस आएगी दो सर्कल के लिए वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। आगे बात समझ में? इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कोई रेडिकल एक्सिस यदि है तो पॉइंट लोकस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम विच पावर टू बोथ सर्कल्स आर सेम। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू S2, पावर यही होता है S1 और S2 दोनों को इक्वल कर दिया, तो S1 माइनस S2 आपकी रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन हो गई। तो आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यदि दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी तो यही होती है, तो कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस दोनों इस केस में दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें कुछ पॉइंट से ध्यान रखना। पहला पॉइंट, to get the equation of the radical axis, first of all make the different coefficient of x square and y square 1। तो ये तो ध्यान रखना कि इनकी सर्कल की इक्वेशन लिखो आप, तो उस समय x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लो, तभी S1 माइनस S2 लगाना। मतलब किसी का कोएफिशिएंट की सर्कल में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिखा है और दूसरे में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब माइनस करोगे तो आप तो बोलोगे तो तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेना, तब बात करेंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, इफ सर्कल्स टच ईच अदर देन रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। जैसे हमने अभी केस देखा था कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो यही आपका जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 हो जाएगी, और यही आपकी रेडिकल एक्सिस भी होगी इस केस में भी। और सिमिलरली जब एक्सटर्नली टच करेंगे तब, और इंटरनली टच करेंगे तब भी यही होगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, when the two circles intersect on real points then common chord is the radical axis of the two circles। जैसे ये बताया इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो कॉमन कॉर्ड है वही आपकी रेडिकल एक्सिस हो गई। अगला पॉइंट, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स बट नॉट ऑलवेज पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट। बिल्कुल ठीक है, यदि अनइक्वल रेडियस ले लूं मैं दोनों की, तो इसकी जो रेडिकल एक्सिस होगी वो होगी S1 माइनस S2, मतलब इसकी इक्वेशन है इसकी S1 S2। तो जो रेडिकल एक्सिस होगी, आप इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, वो हमेशा इसके रेडिकल एक्सिस C1 C2 को जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका परपेंडिकुलर होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो। हाँ, इक्वल रेडियस ले लो दोनों सर्कल की तो वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके परपेंडिकुलर होगा, ये कंफर्म है। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हो कि S1 माइनस S2, यहाँ से ये रेडिकल एक्सिस आ गई तो इसका स्लोप निकालो, C1 C2 को ज्वाइन करो, इसका स्लोप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, मतलब जो रेडिकल एक्सिस है C1 C2 के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेडिकल एक्सिस इफ एग्जिस्ट bisects common tangent to two circles। okay, next है the radical axis of three circles taking two at a time meet at a point। तीन सर्कल लिए हमने, ठीक है, टू एट अ टाइम, मतलब इन दोनों का रेडिकल एक्सिस मान लो ये निकाला, इन दोनों के लिए रेडिकल एक्सिस ये निकाला, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस हमने ये निकाला, तो ये जो तीनों के तीनों रेडिकल एक्सिस है, आपको तीन सर्कल लेके आप प्रूव भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बोला है इफ एग्जिस्ट, ध्यान रखना, हमेशा तीन सर्कल दे रखे हैं तो उनकी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो दो सर्कल S1 S2 S3 लिया, तो S1 S2 से रेडिकल एक्सिस निकाला, S2 S3 से निकाला और S1 S3 से निकाला, तो तीनों के तीनों एक पॉइंट पे तीनों के रेडिकल एक्सिस तीनों की
ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब तीनों लाइन कॉन्करेंट होगी। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूं, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकिंग 2 एट अ टाइम मीट एट अ पॉइंट। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर फिर से हम आएंगे, उससे पहले अगला पॉइंट सुन लो, इस पर फिर से आ रहे हैं हम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक देन द रेडिकल एक्सिस डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। बिल्कुल, बट इफ सर्कल्स आर नॉट कॉन्सेंट्रिक देन रेडिकल एक्सिस ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, और यदि नॉन कॉन्सेंट्रिक है मतलब सर्कल सेंटर सेम नहीं है तो हमेशा रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू द थर्ड सर्कल देन रेडिकल एक्सिस ऑफ बोथ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। मतलब ये 2 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, एक तीसरा सर्कल है जो दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मतलब ये S1 S2 दे रखा है, हमने ये सर्कल लिया थर्ड जो दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस होगी इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ऐसे सुनने में लग रहा है हाँ ऐसा होता है, इनको आपको यूज भी करना है जब आप क्वेश्चन करो, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जेईई में डायरेक्टली पूछा जाता है इन पॉइंट से। ओके, क्या बोला गया है, 2 सर्कल दे रखे, एक तीसरा सर्कल दोनों को ऑर्थोगोनली यदि कट कर रहा है तो इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस है S1 माइनस S2 इसके सेंटर से पास करेगी। आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल, यहां पर आप दोनों में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाओ, यहां से दोनों की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाओ, लगा दिया, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों पे जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाई आपने, लगाई, तो वहां से इसका जो सेंटर है, मतलब दोनों का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको आप हटा दो, तो जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन आ रही है और इसको आप कंपेयर करो, तो वो जो रेडिकल एक्सिस है हमेशा इसके सेंटर से पास होगी। आपने किया भी होगा, नहीं किया हो तो ध्यान रखना इसको, मैंने प्रूफ भी बता दिया कैसे, फिर से एक बार बता देता हूं। मैंने क्या बोला, आप इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालो, ये x और y में आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में ऑर्थो, ये दोनों ये इसको भी ऑर्थोगोनली कट करा है, इसको भी, तो दोनों के लिए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन निकालो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो जो कंडीशन आई और ये जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, दोनों को आप कंपेयर करो, तो जो h कॉमा के मतलब जो आप कंपेयर करोगे तो x कोऑर्डिनेट और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो इसका सेंटर ही हो जाएगा कंपेयर करने पे। आगे बात समझ, या इसका सेंटर रेडिकल एक्सिस में रख दो, तो वो जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन से आपने जो रिजल्ट लाए और जो सेंटर रेडिकल एक्सिस में रखेंगे दोनों कंडीशन सेम है, मतलब वो सेंटर से हमेशा पास करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अ सिस्टम ऑफ सर्कल every pair of which have the same radical axis is called the coaxial system of circles। coaxial system of circle का मतलब ये है कि जितने भी सर्कल है उन सबका सेंटर किसी एक लाइन पर आए, उसको हम बोलते हैं coaxial system of circles। और दूसरा कि उनके लिए रेडिकल एक्सिस सेम होगी। जैसे मैं बोलूं आपसे कि यहां पर जैसे बोलूं मैं कि ए और बी से पास होने वाले सर्कल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो ये सारे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है। कैसे, इनके लिए जितने भी मैं सर्कल लिखूं उनके लिए रेडिकल एक्सिस आपकी ये लाइन होगी जो ए और बी से पास होगी, मतलब कॉमन कॉर्ड ही तो आपकी रेडिकल एक्सिस हो गई। और इनके जो भी सेंटर्स है, इन सर्कल्स के जितने भी सेंटर्स है, आप और बना लो, सर्कल बनाना चाहो तो वो जो है लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडिकल एक्सिस, उसी पर सारे के सारे जितने भी सर्कल है उनका सेंटर आएगा। तो ये हो गया कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अ सिस्टम ऑफ सर्कल एवरी पेयर ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस। तो इन सब के लिए ए बी को जो लाइन ज्वाइन करोगे, तो ये जो लाइन है ये सबके लिए रेडिकल एक्सिस है क्या, क्योंकि सभी सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड तो यही है ए बी, तो ये सेम रेडिकल एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करो जिसपे सभी जितने भी सर्कल है सभी का सेंटर आएगा। इसको बोलते हैं हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, नाउ रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस तो हो गया, अब रेडिकल सेंटर ये क्या होता है वो देख लो। 3 सर्कल लिए हमने S1 S2 S3, ये इसलिए मैंने अभी इस डायग्राम को नहीं हटाया, मैंने बोला था ना इसमें वापस आएंगे। ठीक है,
एक बार पूरा देखो क्या है डेफिनेशन, एक बार बता देता हूँ। द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल इज द पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ऑन थ्री सर्कल्स आर इक्वल, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स इज द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स। टू गेट द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स जैसे S1 S2 S3 वी हैव टू सॉल्व NE2। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो ध्यान रखना एक्स ये है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये, तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही आपका रेडिकल सेंटर है। रेडिकल सेंटर निकालने के लिए क्या करो, कोई भी दो रेडिकल एक्सिस ले लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वही आपका रेडिकल। अरे तीसरा तो हमें पता है ना, उसी पॉइंट से जाएगा। तो दो किसी भी दो रेडिकल सेंटर यदि एग्जिस्ट कर रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मतलब पेयर वाइज लो आप, तो तीनों के रेडिकल एक्सिस आनी चाहिए, तो तीनों के रेडिकल एक्सिस तो आनी चाहिए। और दूसरी के अभी आपको निकालना, आपको पता चल गया कि तीनों की रेडिकल एक्सिस आ रही है पेयर वाइज, मतलब टू एट अ टाइम। इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रेडिकल एक्सिस का वो रेडिकल सेंटर हो गया। इसको निकालने के लिए आप क्या करो, कोई भी दो रेडिकल एक्सिस लिख लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर हो गया, क्योंकि जो थर्ड रेडिकल एक्सिस है वहां से पास करेगी करेगी। ठीक है। अच्छा, और यहां से मैं इसकी डिस्टेंस निकालू, यहां से इसकी डिस्टेंस निकालू, तो ये तो डेफिनेशन ही होती है, क्या होती है रेडिकल एक्सिस की। तो कोई भी पॉइंट लू मैं रेडिकल एक्सिस पे तो पावर सेम होगी, और यदि पॉइंट सर्कल के बाहर आ रहा है तो यही आपका पावर, तो उसका अंडर रूट में ले लूँ तो वही लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, तो ये और ये बराबर होगा। ऐसे ही ये और ये भी बराबर होगा, इसके लिए ये और ये भी बराबर होगा। अगली बात समझ में। अच्छा, और ध्यान से सुनो, क्या ये सब बराबर होंगे, जैसे मैंने यहां से पॉइंट लिया, ये और ये बराबर होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। अरे भाई दो सर्कल है, डेफिनेशन ही हमारी ये होती है रेडिकल एक्सिस की, दोनों की पावर सेम हो, मतलब ये S1 और ये S2 बराबर हो। इसका अंडर रूट ले लो, यदि पॉइंट बाहर आ रहा है तो अंडर रूट ले लो तो भी एक ही बात है, पावर का अंडर रूट लेता हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता है ना। तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि इस दोनों को बराबर करते हैं तभी तो रेडिकल एक्सिस आती है। मतलब यहाँ तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, हम पावर को बराबर करें, S1 इक्वल टू S2 करूँ, और S1 S2 यदि पॉजिटिव तो अंडर रूट लो तो भी एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से ये निकालो इस रेडिकल एक्सिस पे जैसे पॉइंट आ रहा है, और यहाँ निकाले तो दोनों बराबर होगा। तो रेडिकल सेंटर से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी सर्कल, इन तीनों सर्कल पे निकाल लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आएगी, आनी भी चाहिए। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे हम पहला पॉइंट देखें, द सर्कल विद सेंटर एज रेडिकल सेंटर, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर टू एनी ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडिकल सेंटर को हमने सेंटर लिया, और रेडियस क्या ली, इस पॉइंट से किसी पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वली आएगी सभी केस में। ठीक है। विल कट दी थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली, मतलब रेडिकल सेंटर को हमने सर्कल सेंटर मान के, सर्कल का सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, और उसकी रेडियस किसके बराबर है, मतलब यहां से इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालू, इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट ये निकालू, ये निकालू, ये निकालू, ये निकालू, या फिर यहां से, हाँ ये सब कुछ बराबर आएगा। तो इसको रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो वो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है। Now next point is है, if three circles are drawn on three sides of a इसको तो हटाओ। ठीक है, इतना ही समझो। क्या लास्ट पॉइंट क्या बोला गया है, फिर से एक बार बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो रेडिकल सेंटर आ गया, इधर से रेडिकल एक्सिस, इधर से रेडिकल, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको सेंटर मान के और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी पे भी निकाल दो, जैसे यहाँ और यहाँ निकालो, तो ये लेंथ तो बराबर होनी चाहिए, और होगी भी। तो इसको रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इन तीनों को वो ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको याद रखना है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। क्या है देखो, तो सबसे पहले पॉइंट तो ए की बात कर लेते हैं। इफ द सर्कल S1 bisect the circumference of the circle S2, then their common chord will be the diameter of the circle S2। मैंने क्या बोला कि एक सर्कल S2 है और एक सर्कल S1 है, और सर्कल S1 जो है
वो इसकी सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट भी यूज होता है डायरेक्ट। क्या बोला गया है, S1 जो है S2 की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और भी, तो ये जो सरकमफेरेंस है ये टोटल कितना होगा 2πr, तो ये πr है और ये भी πr है। तो इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड होगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। क्या इसी पर, मतलब यदि सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो इस सर्कल के लिए मैं बात करूं S2 के लिए, तो ए बी आपका डायमीटर हो गया, तो ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी यही। तो इस पर इस सर्कल S2 का जो सेंटर है वो इस कॉमन कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया, मतलब एक सर्कल दूसरे को सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो जिसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है उसका सेंटर कॉमन कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट बी पॉइंट जैसे कोई सर्कल की रेडियस r है, स्मॉल r है, तो उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन मैंने कैपिटल R ले ली, तो वो क्या होती है √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सर्कल। मतलब इसकी सर्कल रेडियस r ले ली, इसकी रेडियस r ले ली, और ये डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सर्कल। और उसका और सर्कल और डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, मतलब सेंटर उनका सेम होगा। मैराथन चल रहा है भाई, है ना, ठीक है। अगला पॉइंट है द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट अ गिवन पॉइंट विल बी सर्कल। बिल्कुल सही है। एक कोई भी मैं लाइन ले लूं, किसी पॉइंट पे वो 90 डिग्री बना रहा है, तो वो उसका लोकस क्या होगा, एक सर्कल ही होगा, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट हमने देखा सेमी सर्कल पे कितना बनाता है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा और इधर वाले पार्ट पे भी 90 डिग्री, तो वो जो पॉइंट का लोकस आएगा वो आपका क्या आएगा, सर्कल आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। मान लो सर्कल ले लिया x² + y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो इसमें एक इक्विलेटरल में बनाओ, ठीक है, तो इसकी जो साइड होगी वो √3 टाइम्स ऑफ a होगी। कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो, मान लो इसको हम r ले लेते हैं, तो इसकी साइड मैंने ले ली a, ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस कितनी हो गई r के बराबर। ओके, अब ये आपकी मीडियन होती है ना, या फिर उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया r sin 30, या ये देखो ये कितना हो गया r cos 30। r cos 30 मतलब r √3/2, तो ये मिड पॉइंट होता है, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर है, तो ये r √3/2, ये r √3/2, तो कितना हो जाएगा √3 r टाइम्स, मतलब इसकी जो साइड की लेंथ आ गई वो √3 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप निकाल भी सकते हो वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज लेस देन द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये तो अभी हमने देखा था, डीसीटी की लेंथ क्या देखी थी, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला याद रखना भी आसान रहेगा, क्योंकि जैसे हमने दोनों टेंजेंट आपके एक्सटर्नली टच कर रहे थे, तो यहाँ पर आईसीटी की लेंथ कितनी हो गई थी 0, बट डीसीटी की लेंथ तो कुछ ना कुछ आएगी, आनी चाहिए ना, तो डीसीटी की लेंथ हमेशा आईसीटी से ज्यादा होगी। तो इसमें यदि प्लस माइनस में कभी भी कंफ्यूज हो तो आप ध्यान रख लो, ये वाला पार्ट तो सेम है, उसके स्क्वायर में से कुछ नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो जो माइनस वाला पार्ट यदि छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब कोई नंबर में से कुछ आप माइनस कर रहे हो, तो जो नंबर माइनस कर रहे हो वो यदि छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, और माइनस वाला पार्ट बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी। तो इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो R1 माइनस R2 कुछ छोटी वैल्यू कंपेयर टू R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ दो पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ रहे हो, दो पॉजिटिव का डिफरेंस का स्क्वायर है, तो ये वाला ज्यादा होगा, मतलब ये डीसीटी की लेंथ होगी, ये आईसीटी की लेंथ होगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो इतना ही है इसमें, है ना, और ओके, जैसे स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था वैसे ही स्ट्रेट लाइन आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो भाई करो, कंप्लीट करो, है ना। सर्कल में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट के ये बेसिक चैप्टर है, आप ऐसा समझ सकते हो। मैंने कोई वर्ड गलत यूज नहीं किया है, बेसिक बोला गया है ना।
अब आगे आप कोनिक सेक्शन में जाओगे, फिर 12th में कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, है ना। तो इनका एप्लीकेशन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी आपको पॉइंट बताए गए हैं, और मैंने जो भी पॉइंट बताए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब कि इन पॉइंट्स पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जेईई में, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक सर्कल, दो सर्कल है, एक सर्कल इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस इसके सेंटर से पास होगा, तो इसको कन्वर्सली भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपको दिमाग में रहेगा, तभी तो याद आएगा कि ऐसा भी होता है, तभी तो इसका कन्वर्स भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ, ये तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखना, है ना। और कोऑर्डिनेट बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। बस इसमें एक जो दिक्कत होती है वो तुम लोगों को, वो दिक्कत कहाँ पर होती है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में, है ना। कुछ लोग कैलकुलेशन से घबरा के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ये तो गलत चीज है यार, है ना। कैलकुलेशन से हम घबराएंगे तो मैथमेटिक्स के लिए हम है ही नहीं, मतलब मैथमेटिक्स हमें यदि सब्जेक्ट में सेलेक्ट किया है, आपने चूज किया है, तो फिर कैलकुलेशन से तो हमें नहीं घबराना चाहिए, है ना। और कैलकुलेशन में मान लो दिक्कतें आ भी रही है, तो आपको फिर प्रैक्टिस करने की और क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में, स्पेशली कोऑर्डिनेट में यदि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो और प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है। ओके।